तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है पीरियोडिक टेबल में आपको पढ़ना है मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक कैरेक्टर में जब भी आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीज बट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। तो कह सकते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर एसएस मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। ठीक, जैसे हम बात करते हैं सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम। ठीक, तो मैग्नीशियम से सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर और क्लोरीन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ज़्यादा मेटेलिक हमारा क्या होता है सोडियम, और ज़्यादा नॉन मेटेलिक क्या होता है मेरा क्लोरीन। बाकी यहाँ से मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। ये क्या है मेटल है, उससे कम मेटल ये होगा, उससे कम मेटल ये होगा, फिर यहाँ पर मेटलॉइड्स आ जाएगा, फिर नॉन मेटल, उससे ज़्यादा नॉन मेटल ये, उससे ज़्यादा नॉन मेटल ये। अब मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिपेंड्स करता है कि वो कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं तो सब में सेल की संख्या बराबर है। देखिए 2 8 और 1, 2 8 और 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 8 और 3, 2 8 और इस तरह आप आगे का भी कर सकते हैं। तो इसमें भी 3 सेल है, 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 लेकिन इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात करते हैं जिसमें पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 7 8 और लास्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके बीच जो लगेगा न्यूक्लियस और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच जो फोर्स लगेगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाने के चलते ज़्यादा फोर्स लगेगा मैग्नीशियम में, और एल्युमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाने के चलते ज़्यादा फोर्स लगेगा। एल्युमिनियम के इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज़्यादा है न्यूक्लियस के साथ, ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना आसान है, इसके थोड़ा कठिन मैग्नीशियम के केस में है और थोड़ा ज़्यादा एल्युमिनियम केस में। यहाँ तो बस शेयरिंग होगा, तो इसलिए जो जितना ही इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस करेगा उतना ही मेटेलिक होता है। तो अब इन तीनों में कौन आसानी से लॉस करेगा सोडियम, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ से लॉस करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो गया इन दोनों की अपेक्षा, तो यहाँ पर अट्रैक्शन और ज़्यादा होगा, तो वहाँ से मूव कराना और थोड़ा कठिन होगा। और सब इन तीनों में सबसे कम इसके पास है, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कराना क्या ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, तो इसलिए मेटेलिक हो जाएगा। ये जो धीरे धीरे मेटेलिक का डिक्रीज करेगा वहाँ नॉन मेटल ये क्या मेटलॉइड हो जाएगा। नॉन मेटल केस में क्या होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्षमता किसके पास ज़्यादा है, तो जिसके पास प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होगा वो ज़्यादा तेजी से खींचेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ऐसे। तो यहाँ पर प्रोटॉन कितना होगा 5, मतलब कि इसका 15 है ना इसका एटॉमिक नंबर, तो यहाँ 15, यहाँ इसका एटॉमिक नंबर 16 है, यहाँ 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर जितना प्रोटॉन हो उससे ज़्यादा प्रोटॉन यहाँ पर होगा और उससे ज़्यादा प्रोटॉन यहाँ पर होगा। तो क्लोरीन तेजी के साथ खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, उसके पास अगर कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसके प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होने चलते बहुत तेजी से अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। उससे थोड़ा कम लगाएगा ये क्योंकि यहाँ प्रोटॉन कम है, और उससे थोड़ा कम लगाएगा ये क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या और कम है। तो ज़्यादा खींचने की कोशिश कर रहा है क्लोरीन, इसलिए इसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई इलेक्ट्रॉन कितना आसानी से लॉस कर रहा है और कोई जो कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। जो जितना ही आसानी से लॉस करेगा उतना ही ज़्यादा मेटेलिक, और जो जितना ही आसानी से लॉस करेगा उतना ही ज़्यादा नॉन मेटेलिक होगा। ठीक, ये एक्सप्रेशन पूछता है क्वेश्चन में, कैरेक्टरिस्टिक्स को ही क्वेश्चन बना देता है कि जब भी आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट आप जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर पर क्या इफेक्ट होता है, और आपको रीजन भी पूछता है तो बताना पड़ेगा कि मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज इन द केस ऑफ मेटल एंड इंक्रीज इन द केस ऑफ नॉन मेटल, और रीजन क्या है तो बताना पड़ेगा कि मेटेलिक कैरेक्टर उसी एलिमेंट का ज़्यादा होता है जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर उसका ज़्यादा होता है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ना। तो इसके आधार पर बताना पड़ेगा कि किसका कौन ज़्यादा मेटेलिक होता है, कौन ज़्यादा नॉन मेटेलिक होता है, और कौन जो मेरा मेटलॉइड्स होता है। ठीक।
केमिकल रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है? मैंने जो टेबल बनाया था सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम वाले में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है? ये आपका सोडियम है, ये मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, ये है ना। तो ज़्यादा मेटेलिक आपका मतलब मोर वेरी रिएक्टिव होता है, वेरी रिएक्टिव, ठीक ना, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है ये। अब रिएक्टिविटी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है, ठीक। और फिर नॉन मेटल की बात करते हैं तो क्लोरीन आपका वेरी रिएक्टिव हो जाएगा, ठीक ना। ये मेटल में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव और ये नॉन मेटल में वेरी रिएक्टिव क्यों होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बाद बारे में। रिएक्टिव, ठीक ना। जो जितना ही इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस करता है वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो अभी आपने पिछला प्रॉपर्टी में देखा कैरेक्टरिस्टिक्स में कि सोडियम आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था, उससे थोड़ा डिफिकल्टी से लॉस कर रहा था, ये कि ज़्यादा रिएक्टिव उससे कम रिएक्टिव है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम के केस में और कठिन होता है लॉस कराना, तो इन दोनों से कम रिएक्टिव ये हो जाएगा। और सिलिकॉन तो मेरा मेटलाइड में आ जाएगा, शेयरिंग से बनेगा, लॉस की बात ही नहीं यहाँ पर। अब इसमें जो है जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो उतना रिएक्टिव होता है। तो फास्फोरस के अपेक्षा सल्फर आसानी से गेन करता है और इसके अपेक्षा क्लोरीन आसानी से गेन करता है, इसलिए क्लोरीन क्या हो जाएगा, रिएक्टिव हो जाएगा। तो नॉन मेटेलिक में इधर से रिएक्टिव और फिर मेटेलिक में इधर से रिएक्टिव। तो मेटेलिक का जो रिएक्टिविटी होता है वो मेटल के केस में डिक्रीज करता है, फिर नॉन मेटल के केस में इंक्रीज करने लगता है, है ना। तो जाते हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी जो है फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। तो पहले डिक्रीज करेगा उसके बाद पुनः इंक्रीज करने लगेगा, यानी सोडियम से लेकर एल्युमिनियम तक डिक्रीज करेगा और पुनः फास्फोरस से लेकर क्लोरीन तक क्या होगा, इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्टिविटी के है। नेचर ऑफ ऑक्साइड की बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा बनता है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड में जब भी हम लेफ्ट से राइट जाते हैं प्रायोरिटी बनाते हैं, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज एंड एसिडिक नेचर क्या होता है हमारा, इंक्रीज करता है, बेसिक नेचर, ठीक ना। यानी सोडियम जो है मोर बेसिक होगा, इससे कम बेसिक ये होगा, इससे कम बेसिक ये होगा। और एसिडिक नेचर भी कम एसिडिक होगा, ये ज़्यादा एसिडिक होगा और ये ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक ना। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा बेसिक क्या होगा, सोडियम। सोडियम जो ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके बनाएगा बेसिक, उससे कम बेसिक ये होगा, उससे कम बेसिक, मतलब ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने के बाद जो बेसिक बनाता है वो। तो बेसिक नेचर क्या होता है, पहले डिक्रीज करता है और एसिडिक नेचर क्या होता है हमारा, इंक्रीज करता है। तो ये याद रखिएगा कि जब भी हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो बेसिक नेचर क्या होता है, डिक्रीज एंड एसिडिक नेचर इंक्रीज। वो नॉन मेटल एसिड बनाता है, अब मेटल क्या बनाता है, बेस बनाता है। जब भी वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं ना, आप देखे होंगे सोडियम का जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनाता है, NaOH बनाता है। तो मेटल क्या बनाता है, बेस बनाता है। और नॉन मेटल क्या बनाता है, नॉन मेटल का रिएक्शन कराएंगे हम एसिड के साथ तो क्या बनाएगा, HCl। बाकी निकलेगा कुछ जो प्रोडक्ट में और कुछ निकलेगा, लेकिन हम बस खाली एसिड बेस की बात कर रहे हैं। तो क्या बनाता है वो, एसिड बनाता है। ये क्या बनाता है, तो यहाँ से बेसिक नेचर कम होता है, यहाँ से एसिडिक नेचर बढ़ता रहता है, ठीक ना। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड की बात हो रहा है, ये चीज़ आप ध्यान में रखे रहेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जब भी हम ग्रुप में जाते हैं टॉप टू बॉटम तो हर एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है, ठीक। इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन 2 और 1, इसका 11 होता है एटॉमिक मास, 2 8 और 1, और यहाँ पर 2 8 8 और 1। तो देखें सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो टॉप से बॉटम जाते हैं तो हर एलिमेंट्स की वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सेम होता है। सेम कंडीशन यहाँ भी कह सकते हैं, बेरियम क्या होगा, 2 और 2, 2 8 और 2, 2 8 8 और 2 कह सकते हैं, ठीक। यहाँ भी कह सकते हैं 2 8 और 7, 2 8 और 7, 2 8 18 7 कितना होगा, 2 8 8 7, ठीक। और इसका देखते हैं 2 8 18 18 और 7। तो हम देख रहे हैं कि सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ भी सेम है, सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ भी सेम है सबका,
और सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन आया, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ भी क्या है, सबका सेम है। तो ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होते हैं, अगर हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो वैलेंसी कितना होता है, सबका सेम होता है। ऐसा नहीं कि जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा, उतना ही इस ग्रुप में जितने होंगे सबका सेम होगा, इस ग्रुप में जितने होंगे उसका सेम होगा। और ये हाइड्रोजन ग्रुप जब FCl BRI की बात करते हैं तो वहाँ पर भी एक का जितना होगा सारे के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक ना, हर ग्रुप का। वैलेंसी की बात करते हैं, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आपका है वैलेंसी, वैलेंसी भी सेम होगा। इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी 1, इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है इसकी वैलेंसी 2, इसके 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगा, 7 नहीं बोलेंगे, -1 या 1 भी कह सकते हैं, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन एक गेन करने की क्षमता है ना, एक गेन करेगा तो इसका क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, -1 हो जाएगी इसकी वैलेंसी। तो सबकी वैलेंसी क्या होता है, सेम। तो ये जानते रहिए कि अगर हम ग्रुप में टॉप से बॉटम जाते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है और वैलेंसी भी आपस में क्या होता है, सेम रहता है हर एक एलिमेंट्स का। व्हेन यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम की बात की जा रही है। अच्छा, साइज ऑफ द एटम की बात करते हैं कि साइज ऑफ एटम में क्या फ़र्क पड़ता है। तो जब भी हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो एटम का साइज हमारा इंक्रीज करता रहता है, ठीक। जैसे देखिए क्यों इंक्रीज करता है, साइज ऑफ द एटम की बात करते हैं, इसी में बात कर लेते हैं साइज ऑफ एटम का। साइज ऑफ एटम, तो अब देखिए जैसे आप टॉप से बॉटम जाएंगे ना, हर एक स्टेप पर एक नए सेल जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पर क्या है, K और L, K L और M, K L M और N, देख रहे हैं हर एक स्टेप पर एक नया सेल जुड़ रहा है। तो इसमें 2 सेल होगा, 2 सेल होगा ना, यहाँ पर 2 सेल होगा, यहाँ पर 3 सेल हो गया तो इसका साइज थोड़ा बड़ा हो गया, यहाँ पर 4 सेल होगा तो इसका साइज क्या होगा, और बड़ा हो जाएगा, है ना। तो जैसे हम टॉप से बॉटम जाते हैं हमारा क्या होता है, एक एक्स्ट्रा सेल जो है हर एलिमेंट के साथ जुड़ता जाता है, इसलिए टॉप से बॉटम जाने में साइज हमारा क्या होता है, बढ़ता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सर ये नंबर भी तो बढ़ रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ पर क्या हो गया 11 हो गया, वहाँ 19 हो गया, तो इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, तो क्या अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो साइज कम नहीं होगा, होता है साइज, अट्रैक्शन भी होता है, साइज भी कम होता है, बट साइज इतना बड़ा रहता है कि कम होने के बावजूद भी क्या होता है, वो बड़ा ही रहता है। अट्रैक्शन बहुत कम होता है और इंक्रीज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक ना। तो इसलिए जो है सेल बढ़ जाने से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैटर नहीं रखता है, तो सेल इंक्रीज कर जाने के चलते जो है साइज में क्या होता है, इंक्रीजमेंट हो जाता है। तो रीजन पूछेगा तो वही कहेंगे, एट एवरी एलिमेंट एन एक्स्ट्रा सेल इज एडेड। देखिए यहाँ पर M ऐड हो गया, यहाँ पर N ऐड हो गया, एक्स्ट्रा सेल, जिसके चलते साइज क्या होता है इसका, क्योंकि रीजन पूछता है आपको एग्जाम में, अब पूछ देगा कि साइज के इफेक्ट क्या होता है, एटम के साइज पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब टॉप से बॉटम जाते हैं, तो आपको साथ साथ पूछेगा गिव रीजन, ठीक है। तो वो रीजन बताना पड़ेगा क्या रीजन है कि बढ़ता है, बस हम ये नहीं बोल देंगे कि बढ़ता है, तो बताना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा सेल जो है हर एलिमेंट के साथ क्या हो रहा है, जुट रहा है, जिसके चलते उसके साइज में क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो जा रहा है। बात समझ में आ रहा है।